गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स जो मेरे अपने इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो यूजीसी एनटीए नेट का हो या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो। उनके लिए हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया सेशन वीडियो लेकर के आपके लिए आई हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कि बहुत ज़्यादा जो है अगर हम देखें तो थ्योरी तो आप खैर बुक्स वगैरह से पढ़ ही रहे होंगे, और कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए। मैंने शुरू से ही कहा कि अकॉर्डिंग टू लिस्ट अगर आप याद करेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बहुत दिनों तक के लिए आपके फीड रहेंगी। तो उसी लिस्ट को मैं आज आपके सामने एक लिस्ट लेकर के प्रेजेंट हुई हूँ। चलिए आज हम इसके लिस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। और देखिए, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहती हूँ, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करिए। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी मतलब यह है कि किसी टॉपिक को लेकर अगर आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसी टॉपिक को लेकर के आपके लिए नई नई वीडियो बना करके और आपकी मुश्किल को आसान करने की कोशिश करूँगी। चलिए आज हम देखते हैं लिटरेचर इन ब्रिटेन। जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था आपसे, एजिज़ की लिस्ट डिस्कस की, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी विट्स जो थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। आज हम देखते हैं कि ब्रिटेन में लिटरेचर जो था उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ब्रिटेन में जो लिटरेचर था उसे हम अगर कहें तो 6 पार्ट्स में यहाँ पर ये डिवीज़न हुआ था। एक मिनट, इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट में डिवीज़न किया गया ब्रिटिश जो हमारा लिटरेचर है उसे। जैसे हम अलग अलग पढ़ते हैं ब्रिटिश लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, उसी तरह से हम ब्रिटिश की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे। तो ब्रिटेन लिटरेचर को डिवीज़न किया गया इनटू 6 पार्ट्स। अब इसमें सबसे पहला पार्ट आता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कब से कब तक माना गया, अब इसकी टाइम पीरियड के बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। ये माना गया आपका 450 टू 1100। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर टाइम पीरियड वाज 450 टू 1100। इस चीज़ को अब आप ध्यान रखिएगा। इसमें अब मैंने कहा था ना आपसे कि अकॉर्डिंग टू लिस्ट अगर हम चीज़ें जो कि पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा अगर उस पर फोकस किया जाए या थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के हम मैंने कहा था ना कि बुक्स का कंक्लूज़न निकालिए। बुक्स तो आप पढ़ चुके हैं, अब आप बुक्स का कंक्लूज़न कब निकालेंगे? जो मेन चीज़ें बस उनको उठा लीजिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस घुमा फिरा करके वो लोग पूछते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो और इसमें खासियत क्या हुई थी या इसमें कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या हैं, आप ऐसे मान के चलिए। मेन पॉइंट इसमें क्या हुए थे? ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहली चीज़ ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हुआ। प्लस मेरा लिखने का ढंग ऐसा ही है प्लस प्लस करके, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप भी इसे मतलब अपना लीजिए। इस चीज़ को मैं यही कहूँगी, बहुत ईजी हो जाता है इससे तैयारी करना। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज़ कि इंग्लिश लैंग्वेज की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो अगर हम बात करें तो यहीं से शुरुआत होनी शुरू हुई। फिर इसके पॉइंट्स कौन कौन थे? बेड, अल्फ्रेड एंड अल्फेरिक पॉइंट्स इसमें हुए हैं, जो मतलब जिनका वर्क थोड़ा बहुत इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था लिटरेचर का। ये भी मैं आपको बता दूं कि हाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था तो सब मतलब लिटरेचर में लिख रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स थे, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ही चुनिंदा राइटर्स की हम बात करते हैं कि बहुत ही कम राइटर्स थे। भाई शुरुआती टाइम है, आप खुद देखिए इस चीज़ को कि 450 टू 1100 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे ओरिजिन हुआ। बेड, अल्फ्रेड एंड अल्फेरिक पॉइंट्स जो थे वो उस टाइम के वहाँ के पॉइंट्स थे। और उनमें भी क्या था कि इंग्लिश लिटरेचर जो था पूरी तरह क्रिश्चियनिटी के जो था वो उसके ऊपर डोमिनेंट थी। क्रिश्चियनिटी मतलब जो ईसाइयत का बोलबाला, जिसको हम कह सकते हैं कि ईसाइयत का बोलबाला था। अगर वो लोग लिखते अपनी क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग टू अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते थे, ऐसे समझिए। तो इसी तरह से जो था क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा थी। एंड ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इसी को हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। और ये इसमें जो है यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस हो गए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं मिडल इंग्लिश लिटरेचर। मिडल इंग्लिश लिटरेचर इज़ 1100 टू 1485। तो 1100 टू 1455 के बीच में कौन सा पीरियड रहा? मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का।
मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमें देखने को मिले कि इसने लिटरेचर की एक नई फॉर्म को जो था वो जन्म दिया, या लिटरेचर की एक नई फॉर्म यहाँ से निकल के आई। कैसे? जिसे हम रोमांस के नाम से जानते हैं। रोमांस का मतलब था वो, मतलब अगर हम देखें तो रोमांस का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, मैंने आपको ये चीज़ क्लास में भी डिस्कस की है। रोमांस का मतलब होता है साहसीपूर्ण कार्य करना, कोई भी चीज़ रोमांचकारी जिसमें हमें मतलब थोड़ा सा रोमांच भी आए, हम उसे देख करके, जैसे कि प्रकृति के बारे में लिखा है हमने तो रोमांच पैदा हो रहा है। साहसी अगर कोई जो है वो सोल्जर है उसके बारे में हम लिख रहे हैं, या कोई वॉरियर है और उसे पढ़ करके, उसे हमें जो है देख करके, या उसकी चीज़ों के बारे में सुनकर जानकर, तो जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में भी सुनकर जान करके रोमांस पैदा होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रोमांस कहलाती हैं। तो न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर की क्या पैदा हुई? द रोमांस पीरियड, द रोमांस कैरेक्टरिस्टिक, राइज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें डेवलपमेंट वो इसी पीरियड में हुआ है, 1100 to 1485। इज दैट क्लियर? आई थिंक दैट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्यूडर एंड स्टर्ट लिटरेचर। ट्यूडर एंड स्टर्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये टाइम पीरियड कहलाता है आपका 1485 to 1660 का। और इसी पीरियड को देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इस पीरियड को और किन नामों से जाना जाता है। तो इस पीरियड को हम अगर एक छोटे से फॉर्मूले की बात करें तो 3RS में जो है इसे हम नाम से जानते हैं या इसे हम बुलाते हैं। 3RS मीन्स रेनेशा, रिफॉर्मेशन एंड रिस्टोरेशन। यानी रेनेशा भी इसी में आया, रिफॉर्मेशन भी इसी में है और रेस्टोरेशन भी यही। समझ में आया? इसी पीरियड को 3RS के नाम से जाना जाता है। और इसे आप बहुत ही ध्यान से, अगर ये एक होता है ना कॉमन सी चीज़ें हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आया कि ट्यूडर एंड स्टर्ट लिटरेचर को क्या RS के नाम से भी 3RS के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगा देती हूँ मैं 3RS के नाम से भी जानते हैं क्या? तो ये चीज़ क्या होती है कि अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे, रेनेशा और ये आपका रिफॉर्मेशन, रिस्टोरेशन, तो अलग अलग तो शायद याद ना रहे, लेकिन अब 3Rs के नाम से आपको याद रहेगा, रेनेशा, रिफॉर्मेशन एंड रिस्टोरेशन। इसमें सबसे खास बात क्या हुई थी, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि इसमें थिएटर और ड्रामे जो थे वो थिएटर पे क्या होने लगा था, दिखाए जाने लगे थे। ब्रिटेन में इंग्लिश का जो वो थे प्ले वगैरह वो सब अब इसमें दिखाए जाने लगे। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, 1660 की बात हम कर रहे हैं, 1485 के बीच से लेकर के 1660। तो इसी में क्या हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ शेक्सपियर प्लेज। याद आया? शेक्सपियर के जो प्ले थे उनका भी तो विकास इसी बीच में हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आप इसको थोड़ा सा शेक्सपियर से जोड़ करके याद करेंगे, कोरिलेट करिए, उसका भी टाइम पीरियड यही था। तो थिएटर एंड ड्रामेटिक इवेंट्स जो थे उनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ था। लोग अपने वर्क को प्ले के रूप में लिखने लगे थे और वो प्ले फिर थिएटर या ड्रामों में वहाँ पर जो था स्टेज पर रोल, मतलब उनका जो है अगर देखा जाए तो एक तरह से वो लोग उसी वर्क को प्ले करने लगे थे, यानी उसे ड्रामों में तब्दील करने लगे थे, ड्रामा में चेंज करके और स्टेज पर दिखाया जाता था। चलिए, इसका डेवलप हो गया थिएटर और आपके ड्रामेटिक इवेंट्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ट्यूडर एंड स्टर्ट लिटरेचर है, 3RS के नाम से भी जानते हैं, रेनेशा, रिफॉर्मेशन, रिस्टोरेशन, थिएटर एंड ड्रामेटिक इवेंट्स का डेवलपमेंट इसी में हुआ। नंबर 4 पर आता है रिस्टोरेशन, अगस्टन लिटरेचर। रिस्टोरेशन एंड अगस्टन लिटरेचर की बात की जा रही है तो 1660 to 1775 वॉज द पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन एंड अगस्टन लिटरेचर। एट दिस पीरियड वॉज द चार्ल्स सेकेंड, देखिए ये रहा चार्ल्स सेकेंड, या चार्ल्स सेकेंड का ये पीरियड था। और इसी पीरियड को हम रिस्टोरेशन एंड अगस्टन लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। रिस्टोरेशन पीरियड थोड़ा सा इधर भी आ गया था ना, 1660 के बाद भी रहा, तो इसलिए इसको इस नाम से जाना गया। चार्ल्स सेकेंड इसमें आ चुके थे। इसमें क्या रहा, कंट्रोल एक्सपीरियंस ऑफ सटायर, मतलब लोग अब सटायर या एक तरह से देखा जाए थोड़ा सा क्रिटिकल या क्रिटिसाइज़ करने लगे थे, मतलब थोड़ा वर्क जो था वो क्रिटिसाइज़ होने लगा था, तो सटायर लिखने लगे थे, पॉलिटिकल सटायर लिखते थे।
और मतलब अगर सोसाइटी के ऊपर कोई सटायर लिखना होता था तो सोसाइटी के ऊपर कोई सटायर लिखना, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कोई भी सटायर लिख दिया, तो इस तरह से। और आपस में भी वो ऐसी बात नहीं, एक दूसरे के वर्क को लेकर के भी सटायर लिख दिया जाता था। तो ये कहलाता है कंट्रोल एक्सपीरियंस ऑफ सटायर। इसी दौर में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज और नॉवेल। अब यहाँ से चलता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट किस चीज़ का हो रहा है, इंग्लिश प्रोज और नॉवेल का डेवलपमेंट भी इसी टाइम पीरियड में हुआ। रिस्टोरेशन एंड ऑगस्टन लिटरेचर 1660 to 1775 पीरियड वॉज द चार्ल्स सेकेंड प्लस कंट्रोल एक्सपीरियंस ऑफ सटायर एंड प्लस डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज प्लस नॉवेल। इज़ दैट क्लियर बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लिस्ट बहुत अच्छी लगेगी और बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद करने के लिए। नेक्स्ट आता है रोमांटिक लिटरेचर। यहाँ से बात होती है रोमांटिक लिटरेचर की। रोमांटिक लिटरेचर 1775 to 1837 के बीच में रहा। ये एक रिवोल्यूशनरी लिटरेचर, यहाँ पर बात करें तो एक रिवोल्यूशनरी पीरियड यहाँ पे रहा। रिवोल्यूशनरी पीरियड आप जानते होंगे कि मतलब थोड़ा सा विद्रोह उस समय पर पैदा हो रहे थे, या सिचुएशन जो थी वो सोसाइटी की थोड़ा सा जो है वो अगेंस्ट थी पूंजीपतियों के। उस ज़माने की बात मैं आपसे कर रही हूँ ये, कि जब जो मतलब दो वर्गों में समाज बटा हुआ था, एक पूंजीपति थे और एक गरीब तबका था। तो पूंजीपति और गरीब तबके के बीच में जो था काफ़ी एक तरह से देखा जाए गैप आने लगा था। तो उसी टाइम पर रिवोल्यूशनरी लिटरेचर की हम बात करेंगे तो रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुए, तो रिवोल्यूशन जब बहुत ज़्यादा हुए तो वहाँ पर लिटरेचर भी फिर उससे, ऐसी मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी लिटरेचर होता है वो उससे ज़रूर इन्फ्लुएंस्ड होता है जो सोसाइटी में जो भी इवेंट्स उस टाइम हो रहे होते हैं। तो इसीलिए इसको रिवोल्यूशनरी लिटरेचर कहा जाता है। रिवोल्यूशनरी लिटरेचर का भी टाइम इसे कहा जाता है। रिटर्न ऑफ पोइट्री एंड डोमिनेटेड रोमांटिक प्रोज प्लस डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। इसमें क्या होता है, क्या पोइट्री फिर पलट के वापस आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पोइट्री थोड़ा दब गई थी, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा पोइट्री दब चुकी थी, उतना ज़्यादा नहीं थी क्योंकि थिएटर और ड्रामों का दौर आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद रिटर्न ऑफ पोइट्री फिर से एक बार उभर के आई, ड्रामे और प्लस प्रोज वर्क के ऊपर से उभर के आई। तो रिवोल्यूशनरी लिटरेचर प्लस रिटर्न ऑफ पोइट्री एंड डोमिनेटेड रोमांटिक प्रोज प्लस डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। इस तरह से जो है इसमें नॉवेल का डेवलपमेंट हुआ, रोमांटिक प्रोज भी लिखे गए, काफ़ी जो है इस पर इसका प्रभाव रहा। डोमिनेटेड प्रोज लिखी गई, समझ में आया? डोमिनेटेड रोमांटिक प्रोज लिखी गई। नेक्स्ट है नंबर 6 पर विक्टोरियन लिटरेचर 1837 to 1819। विक्टोरियन लिटरेचर 1837-1890 के बीच के पीरियड को इट वाज द क्वीन विक्टोरिया पीरियड। ये हम जानते हैं कि विक्टोरियन पीरियड जो था वो क्वीन विक्टोरिया के ही नाम से इस पीरियड को जाना जाता है, कि उस समय पर जो लिटरेचर लिखा गया, ये अगर इस लिटरेचर की बात करें तो ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा द एज ऑफ द नॉवेल के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, इसके यही मतलब नॉवलिस्ट हैं, और साथ में अल्फ्रेड टेनिसन, ये सब पोइट भी हुए हैं, नॉवलिस्ट भी हुए हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ विक्टोरियन पोइट्री को हम यहाँ पर देखते हैं। और क्वीन विक्टोरिया का ये पीरियड था और इसमें नॉवेल का डेवलपमेंट हुआ। विक्टोरियन पोइट्री बहुत ज़्यादा लिखी गई। मैंने जैसे अभी आपको नाम बताया कि जैसे चार्ल्स डिकेंस नॉवेल लिखते थे, और प्लस रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड टेनिसन, ये सब इसी पीरियड के पोइट हैं। अभी ये सेशन मैं आपको बताऊँ, ये जो मतलब वीडियो है ये अभी आधी है, इसका नेक्स्ट पार्ट किस पीरियड में इसी तरह की लिस्ट बनाऊँगी मैं आपके सामने कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास कौन कौन से पोइट्स या राइटर रहे, फिर मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में कौन से पोइट, राइटर या फिर हमारे पास जो थे ड्रामाटिस्ट थे, ट्यूडर स्टुअर्ट लिटरेचर में कौन थे, यही इसी के पार्ट जो है सेकंड पार्ट मैं अभी आपको इसके नेक्स्ट आने वाले सेशन में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। और मुझे आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी ये लिस्ट, और प्लस अब आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा कि किस पीरियड के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। जो मैन कैरेक्टरिस्टिक थे वो मैंने आपको इसी तरह से समझा करके याद कराने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको याद भी हो गए होंगे और आप आगे भी इसको याद रखिएगा हमेशा। चलिए, इन्हीं अच्छी अच्छी दुआओं के साथ आप सभी को अल्लाह हाफिज़, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।